हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम राजनीतिक शास्त्र के सभी अध्याय के प्रश्नों को हल किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए, मैं इस वीडियो में 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह आपके लिए टेस्ट पेपर है। आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो ये है जापान, बी है थाईलैंड, सी है बेल्जियम। तो क्या होगा आपका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है ईरान। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तास जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो ए है चाइना न्यूज़, बी है चाइना टाइम्स, सी है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी और डी है न्यू चाइना रिपोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी चीन की समाचार एजेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉन किसका देश का समाचार पत्र है? ए है चीन, बी है यूएसए, सी है यूके, डी है पाकिस्तान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, पाकिस्तान। डॉन जो है पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ए है फ्रांस, बी है ब्रिटेन, सी है इटली, डी है जर्मनी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेजों को येलो बुक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है राष्ट्रमंडल या कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। दो है सभी राज्य क्षेत्र देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न दो। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, केवल एक। राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है, हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य क्षेत्र देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार वाले कई देश यथा बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, यूएई आदि स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने। अतः पहला कथन सही तथा दूसरा कथन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? ये है भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, बी है पंचशील का समझौता, सी है शिमला समझौता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है आई.के. गुजराल, सी है ए.बी. वाजपेयी और डी है मनमोहन सिंह। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 तथा पुनः मई 2011 में इस देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 एवं जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था। ए है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, सी है लाल बहादुर शास्त्री ने और डी है मोरारजी देसाई ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो यह निगेटिव प्रश्न है। ए है गुट निरपेक्षता, बी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सी एक दूसरे की भू भागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, डी है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ये जो है गुट निरपेक्षता, यह जो है पंचशील का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्न है। पहला है एक दूसरे के भूक्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान। 2 है अनाक्रमण। 3 है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4 है परस्पर लाभ तथा समानता एवं 5 है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुट निरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ए है मनमोहन सिंह, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है नरेंद्र मोदी, डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ सूची दिया हुआ है, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? ए का चला जाएगा 3 में, भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति। ठीक है। उसके बाद बी का चला जाएगा 4 में, बी जो है 4 में सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। उसके बाद से सी चला जाएगा 2 में, सी जाएगा 2 में कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। उसके बाद से डी चला जाएगा 1 में, संघ के मंत्री जो है सूचना के गोपनीयता। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है।
ए है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। बी है वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। सी है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। डी है वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं तो संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक है भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दो है भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीन है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चार है गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? ए है 4 1 2 3, बी है 3 2 1 4, सी है 4 2 1 3 और डी है 3 1 2 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 3 2 1 4। तो वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नबुंदरीपा ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में शामिल किया गया। अब 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना गया। ठीक है ना, उसे पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं। ए है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बी है पुलिस पर नियंत्रण रखना, सी है विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, डी है भू राजस्व एकत्र करना। कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए में दिया ACD, बी में ABD, सी में ABC और डी में BCD। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, A, B और C। ठीक है, डी नहीं होगा। तो जिला दंडायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना एवं विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना आदि कार्य नहीं थे, जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिला अधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? ए है रजनी कोठारी, बी है PR दुभाषी और सी है TN चतुर्वेदी, डी है JD शुक्ला। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। बी है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। सी है मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। डी है पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ देखिए ये कहा है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, तो ये सही है। बी कहा वित्त आयोग
का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। डी का है पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का सर्व प्रदर्शक शोध है, ये भी सही है। लेकिन जो है सी का है मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये जो है निगेटिव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ये जो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। अन्य प्रश्नगत सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2 है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। 3 है वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली है। और 4 है योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया है। इन कथन में जो है ए केवल 1 तथा 2 सही है, बी केवल 2 तथा 3 सही है, सी केवल 3 तथा 4 सही है, डी केवल 1, 2 तथा 3 सही है। तो क्या उत्तर होगा इसका, ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, केवल 1 तथा 2 सही है। प्रश्नकाल के दौरान मोटेंक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। प्रश्नकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली अब दिवंगत थे, किंतु वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कथन 1 और 2 संवैधानिक उपबंधों के तहत सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। 1 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। 2 है जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। 3 है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। 4 है संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 1 एवं 3, सी है 3 एवं 4 और डी है 1, 2, 3 एवं 4। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ए है हत्या, बी है चोरी, सी है आत्महत्या और डी है बलात्कार। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन जो है सी आत्महत्या। आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में यह वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये है कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त। बी है राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति। सी है नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति। और डी है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। तो क्या होगा उत्तर इसमें, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति। राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद ही विधि बनाकर कर सकती है, अन्यथा प्रश्नगत ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सब सुमेलित है और बी सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।